शङ्खं चक्रं जलौकान् दधदमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यांशुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्दन् निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धाम् आत्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टा ज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापकोऽभिषक्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोद्धि सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं प्रयतामहे रागादिरोगाः सहजाः समूला येनाशु सर्वे जगतोऽप्यपास्ताः तमेकवैद्यं शिरसा नमामि वैद्यागमज्ञांश्च पितामहादीन्। तो सर्षप तक आए थे। अरुद्या सर्षपा स्निग्धा बाष्पिका वच्च कीर्तिताः हिंगुवात कफानाः शूलग्नं पित्तकोपनं कटुपाकरसं मृच्छन् दीपनं पाचनं लघु पित्तास्रकोऽपि तच्चैव श्रेष्ठं वोष्काणदेशजम् ततोऽन्यूनगुणं त्वन्यद्द्रव्यं व्यञ्जनधूपनम्। तो हिंगू काफी अच्छी दवा है, बड़ी दवा है। वात कफा अनाह शूल इसका नाश करने का सिर्फ ये पित्त कोपन है। कटुरस कटु विपाक रुच्च दीपन पाचन पित्त रक्त कोपी फिर से ये फिर रक्त पित्त को निर्माण करने वाला इस प्रकार से लेना चाहिए। और वोष्काण देशज ये श्रेष्ठ है। तो एक गुल और हिंगू वगैरह सब अफगान वगैरह इस प्रकार के देशों से आते थे, वही श्रेष्ठ कहलाता था। अभी भी हीरा हिंगा जो कहते हैं वो काफी उष्ण तीक्ष्ण गुण वाला होता है और अच्छा अगर मिलता है तो वो काफी प्रभावशाली होता है। लेकिन आधिदैविक एस्पेक्ट से भी हिंगू का इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसा थोड़ा। यहाँ तो सिर्फ भौतिक स्तर पर गुणधर्म बतलाए गए हैं, लेकिन खास करके धूपन वगैरह में इसका इस्तेमाल हो सकता। तत्वन्यूनगणम त्वन्य द्रव्य व्यंजन धूपनम क्या किया है देखते हैं। क्या है शताभा कुष्ठ तगर सुरदारु हरेण वहा एला एलवालु सरल व्याघ्रि नखचोरकाः व्याघ्र नखचोरकाः लघुष्णाः कटुकाः पाके कफवात निबर्हणाः। इसमें से चोरक चोरक एक है, अजमोदा का एक पर्याय और प्रकार एला है, इसमें शतावा है। ये हमारे हाँ इस चोरक नहीं है, काहीतरी आहे चोरक। ये लघु उष्ण कटु विपाक कफवात निबर्हण इस प्रकार के है। सैर्यकस्तिक्त मधुरा स्निग्धोष्णा कफवातजित बस्तिमूत्र विबंधग्नो वृष्यो गोक्षरको हिमः। सैर्यक पता नहीं है। वर्ण सैर्यक युग्म शतावरी वर्णादिगण में है। बस्तिमूत्र विबंधग्नो वृष्यो गोक्षरको हिमः।
बहुतेक असं वाटतंय सैरे का शायद सहचर होगा. ये समास कुछ अजीब बना है. बस्ती मूत्र विमदग्नो. मूत्र विमदग्न. मूत्र से विमदग्न. मूत्र विमदग्न दृष्टि तो होगा. बस्ती का बस्तो मूत्र विबंधग्न. इस प्रकार का नहीं तो करना पड़ेगा कुछ. तो गोक्षर मधुर मधुर शीत है, फिर भी विबंध को दूर करने वाला है. ये अच्छा है. एक वृष्य और शीतवीर्य इस प्रकार का है. और वैसे कृमिघ्न गणों में गोक्षर का निर्देश आता है. और मैंने देखा है अल्सरेटिव कोलाइटिस में कुछ व्यक्तियों में हम निदान अंतराद कृमि इस प्रकार से कर सकते हैं. तो हृदयाद अंतराद इस प्रकार के कृमियों के नाम लिखे हैं. और अंतराद का मतलब ही है कि आंत्र को खाने वाले इस प्रकार. तो उनके खाने के वजह से अल्सरेशन हो जाते हैं, जिससे खून आता है. तो अगर इस प्रकार का कुछ निदान है तो कृमिघ्न चिकित्सा देना जरूरी है. लेकिन विड़ंग वगैरह जो है वो काफी उष्णवीर्य है, तो उसमें नहीं दे सकते. तो इसमें गोक्षुर भली भांति इस्तेमाल में आ सकता है. गोक्षुर सिद्ध जल या गोक्षुर का भीतर प्रयोग ये इन प्रकार के कृमि रोग में अच्छा है. तो ये अंतराद, हृदयाद और लोमद्वीप, लोमध्वंसी वगैरह इस प्रकार के कुछ है जो इंद्रलुप्त में दिखाई देते हैं. उन सभी में ये गोक्षुर का इस्तेमाल कर सकते हैं. वहां उसके साथ दालचीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं त्वक का सिद्ध जल इस प्रकार के पान करने के लिए. लेकिन गोक्षुर भी इस्तेमाल में आ सकता है. पाचनम कफपित्तग्नम तिक्तम शीतम विषाद्वयम. विषाद्वय अतिविषा और शायद दूसरा कुछ होगा. कुछ दिया नहीं है. तो पित्त कफग्न तिक्त हा औषध वर्ग सांगतायत ना ते. नाही, आता हे औषध वर्गच आहे, त्याच्यामुळे त्यांनी आधी खनिजांपासून सुरुवात केली. कफग्नम तिक्त कटुकम मुस्तम संग्राही पाचनम. मुस्त जो है वो कफग्न तिक्त कटुक, कटुक भी है थोड़ा सा, संग्राही और पाचन है. इसको हम शायद ज्यादा इस्तेमाल कर सके. सुश्रुत ने 20 प्रकार के पाचन गण बतलाए हैं. और मेरा थोड़ा सा मानना ऐसा है कि विभिन्न रोग, उनकी विभिन्न अवस्थाएं, सामावस्थाएं, उसमें ये विभिन्न प्रकार के पाचन इस्तेमाल में आ सकेंगे. तो मुस्तादिगण मलपाचन इस प्रकार का बतलाया गया है. तो संग्रही है, इतना ही सिर्फ उसमें देखना पड़ेगा. जहाँ पाचन करके अनुलोमन या उसको बाहर निकालना है, वहां किसी दूसरे चीज का, हरित की जैसे चीज का इस्तेमाल करना पड़ेगा. लेकिन पाचन और संग्रहण है तो मुस्ता अच्छा है. और उसमें पानी के पचन के हिसाब से भी मुस्ता अच्छा है, क्योंकि वो जो षडंगोदक आता है तृष्णा के लिए, ज्वर और तृष्णा के लिए, उसके हिसाब से भी मुस्ता अच्छा है. तिक्तामृता त्रिदोषग्नि ग्राहिणी उष्णा रसायनी दीपनी ज्वरतुडाह कामला वात रक्तपत. गुड़ुची जो है वो त्रिदोषग्नि ग्राही उष्ण रसायनी इस प्रकार के. तो ये ग्राही है, ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा. खास करके आमवात में शुंठ्यामवातम शमयेत गुड़ुची, तो शुंठी और गुड़ुची का क्वाथ अच्छा इस्तेमाल में आता है. लेकिन दोनों ग्राही है, शुंठी और गुड़ुची.
तो वो मरीज की कंडीशन देखकर साथ में एरंड स्नेह देना है नहीं देना है ये सोचना चाहिए। लेकिन वैसे ये ग्राही है। और मैं धीरा गुड़ुची इस प्रकार से भी इसका इस्तेमाल करता हूँ। तो धीर देने के हिसाब से कभी धीरा विदारी का इस्तेमाल करता हूँ जब पुष्टि की ग्रहण की अपेक्षा है, और पुष्टि की अपेक्षा नहीं है तो धीरा गुड़ुची का इस्तेमाल करता हूँ। और वैसे भी देखा जाए तो चिन्नरुहा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चिन्ना भी रोहती इस प्रकार से। तो थोड़ा सा देखना पड़ेगा उसको कैसे इस्तेमाल में लाएंगे। तो ये बड़ी औषधि है वैसे अमृता। ज्वर त्रुट दाह कामला वातरक्त इन सभी में इस्तेमाल में आती है, खास करके वातरक्त ज्वर इन सभी में। और वैसे मैं कैंसर में भी काफी मात्रा में इस्तेमाल कर रहा हूँ रसायन होने के कारण। सुवर्ण गुरुचि सिद्ध क्षीर खासकर अस्थि मज्जा पाचक में है, वेदो योग में भी है। तो उस हिसाब से अस्थि मज्जा पाचक का इस्तेमाल करना है या रसायन चूर्ण का इस्तेमाल करना है, जिसमें गोक्षुर भी है, वरुष्य भी है वो। और तिक्तंकट भूयिष्ठम वरुष्यम वातकोपनम, इसमें हृदय मृता पटोलिभ्याम सृष्टि कृष्णा रसोनतः गुड़ची अपवाद भूत है। तिक्त रस होने पर भी अवृश्य नहीं है इस प्रकार से। तो ये सभी चीजों को ध्यान में रखना आवश्यक होगा। तिक्त शीतौ ज्वर हरौ लघु भूनिम्ब परपटौ। ये फिर द्विवचन का इस्तेमाल है। तो शायद जैसे मुस्ता परपटक ज्वर में है वैसे भूनिम्ब परपटक इस्तेमाल कर सकेंगे। और वैसे भूनिम्ब परपट संयोग अम्लपित्त के भूनिम्बादिकवात में है। भूनिम्ब निम्ब त्रिफला पटोल वासामृता परपटक मार्गवाणा। तो मुस्का परपटक जैसे भूनिम्ब परपटक को शायद इस्तेमाल में ला सकेंगे। निम्बस्तिक्तो हिम कुष्ठ कृमिपित्त कफापहा। कुष्ठ कृमि पित्त और कफ को दूर करने वाला है। महानिम्ब परंग्राही कषायो रूक्ष शीतल। ग्राही कषाय रूक्ष शीतल। ये मेरी बात समझ में नहीं आ रही कि ग्राही शब्द का प्रयोग और स्तंभन शब्द का प्रयोग जो आगे रूढ़ हुआ है भाव प्रकाश में इस प्रकार का या योग रत्नाकर में, उसी हिसाब से इन शब्दों का प्रयोग बृहत्तरी के समय होता था या नहीं होता था। क्यों शीत कषाय रूक्ष अगर ये तीन गुण लेते हैं तो ये स्तंभन कैटेगरी में आते हैं। और ग्राही का मतलब होना है वास्तव में उष्णवीर्य होना, पाचन करना इस प्रकार का। और वैसे तिक्तरस पाचन है, ये उसमें कोई संदेह नहीं है। किंतु ये अलग तरीके का पाचन है। निरामावस्था में ज्यादा अच्छा काम करेगा, सामावस्था में भी करेगा वो। ज्वर में इसका इस्तेमाल आता है। लेकिन फिर भी पहले लंघन का ही निर्देश है। लंघनम स्वेदनम कालो यवाग्वस तिक्तको रसः। तो तिक्त रस काफी देर के बाद उसमें आते हैं। यथावस्थं क्रमेण व ऐसा निर्देश है, इसके हिसाब से यथावस्थ भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर भी शुंठी जैसी ग्राही है, ये ऐसा वैसा तो ये कार्य नहीं है, फिर भी उसको ग्राही क्यों कहा है ये सोचना पड़ेगा। और दूसरी चीज ऐसी है कि
जिनके बारे में ग्रंथों में स्पष्ट निर्देश है, जो निस्संदेह है वनस्पतियां, जैसे गुड़ुचि हो, निम्ब हो वगैरह, उनका इस्तेमाल हम भली भांति ज्यादा करें, जिनकी उपलब्धि ज्यादा अच्छी है, वो बेहतर होगा। हमारे अभी का प्रैक्टिस का जो ट्रेंड है, वो जो दवाइयां हमारे हाथ में बैठ गई है, उन्हीं का इस्तेमाल करते रहते हैं। बेहतर होगा कि जो सहज उपलब्ध हो और गुणधर्मों के बारे में कोई संशय न हो, उनका इस्तेमाल करने का हम प्रयास करें और रूढ़ करें, वो बेहतर होगा। इस प्रकार गुग्गुल पिच्छल शीत स्पर्शे विशदो अभ्यवहारतः सस्वादुत्सत्कट्टुस्तिक्तः सकषायो रसायनम् व्रण्यस्वर्यः कटुः पाके रूक्षः सूक्ष्मोऽग्निदीपनः क्लेदमेनो निलश्लेष्म गण्डमेहा पचीकृणी पिटकाग्रन्थिशोफांश्च हन्त्युष्णस्रंसनो लघु। पिच्छिल स्पर्शे अभ्यवहारतः विशदः, ये कुछ अलग अलग तरीके से आते हैं और इसका द्रव्य गुण के हिसाब से कुछ अलग तरीके से अध्ययन करना पड़ेगा। अम्ल रस के बारे में भी स्पर्श शीत और वीर्य उष्ण इस प्रकार का बतलाया गया है। वहां तो रस है, वो तो खुद गुण है, तो गुण के साथ गुण नहीं रहते, तो ये मतलब रहेगा कि अम्ल रस वाले द्रव्य स्पर्श में शीत और वीर्य में उष्ण इस प्रकार के काम करते हैं। यहाँ गुलगुल स्वयं एक द्रव्य है और स्पर्श में पिच्छिल है और इसमें विशद है, अभ्यवहारतः विशदः इस प्रकार का स्वच्छ करने वाला। तो ऐसा कैसा हो सकता है? पिच्छल और विशद ये परस्पर विभिन्न है, वैसे उष्ण शीत भी परस्पर विभिन्न है। तो द्रव्य की निर्मित जब होती है तो वो औषध है या अन्न है? अन्न है तो उसमें रस की प्रधानता होगी और औषध है तो वीर्य की प्रधानता होगी। वैसे औषध के बारे में भी उसका रस हमारे लिए महत्वपूर्ण रहेगा, वीर्य प्रधानता होगी तो भी। किंचित रसेन कुरुते कर्मवाक्येन चापरम, इस प्रकार से। और ये महाभौतिक संगठन जब होता है तो उस समय में बाहर वाला कुछ गुण और अंदर वाला कुछ गुण ऐसा दिखाई देगा। ये स्पर्श शीत उष्ण वीर्य या पिच्छिल वही और अंतः विशद करने वाला, इस प्रकार का। और वैसे गुड़ुचि में भी पिच्छिलता है, शतावरी में भी है, बला में भी है। खासकर जब कल्प बनाते हैं तो काढ़ा बनाते हैं तो उसमें ये समझ में आता है। लेकिन उनके बारे में इस प्रकार का विशद करना नहीं दिखा है। और वैसे पिच्छिलो जीवनो बल्या, ऐसा भी पिच्छिल के बारे में सुश्रुत ने बतलाया है। तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए समान प्रत्यारब्ध विचित्र प्रत्यारब्ध ये जो बतलाए गए हैं, शीतम वीर्येण यद् द्रव्यम मधुरम रसपाकयोः हो, चरक ने भी बतलाया है। तो उसमें द्रव्य और उसके गुण एक दूसरे से अनुकूल होते हैं। लेकिन जब विचित्र प्रत्यय आरब्ध इस प्रकार का होगा, प्रत्यय यानी कि कारण, तो विचित्र कारणों से उत्पन्न जो द्रव्य होगा वो टीकाकार स्पष्ट करते हैं कि द्रव्यारंभ का महाभूत और गुणारंभ का महाभूत अलग अलग है। और इसमें ये भी दिखाएगा, ये जो द्रव्य है इसमें पिच्छिल, ये दोनों पिच्छिल और विशद दोनों गुण ही है, लेकिन उन गुणों के आरंभ का महाभूत और भिन्न होंगे। एक कोर वाला का महाभूत होगा और ये भारी वाला होगा, इस प्रकार से कुछ।
संयोग से हमने ये महाभौतिक संगठन किस प्रकार से होता है इसके बारे में, पंचीकरण के बारे में कुछ ज्यादा प्रयास नहीं किए। वैसे ये सभी विषय ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में केवल सन्निवेश के हिसाब से गुणधर्म में अंतर हो जाता है। ये तो हमने इंटर साइंस में पढ़ा है या 12वीं कक्षा में पढ़ा है। तो उसी प्रकार महाभौतिक, अगर हम आधुनिक फिजिक्स हमारे महाभौतिक संगठन को समझने के लिए इस्तेमाल में लाएंगे, इंटीग्रेटेड अप्रोच होगा, तो शायद ये पॉसिबल होगा कि इस प्रकार परस्पर विरोधी गुण एक ही द्रव्य में एक बाहरी स्तर पर काम कर रहा है और एक आभ्यंतर स्तर पर काम कर रहा है, ऐसा उसके बारे में पता लग जाएगा। और फिर ये महाभूतों के संगठन के आधार पर कार्य किस प्रकार से होता है, क्या होता है, इसके बारे में कुछ सोच सकेंगे। मेरी बहुत दिनों से इच्छा है कि पंचीकरण पूरा पढ़ लूं। वेदांत का एक हिस्सा है पंचीकरण वास्तव में। उसको सिखाने वाले बहुत कम है, लेकिन पुणे में एक बुजुर्ग है जिन्होंने सिखाया है, तो शायद उनसे सीखने की कोशिश करें। लेकिन देखना पड़ेगा, अगर आहार द्रव्यों के बारे में, औषध द्रव्यों के बारे में ये पता लग जाए तो अच्छा रहेगा। और खास करके जो विदेशों से द्रव्य आए हैं खाने पीने में, उनके परिणाम कैसे निश्चित करें, ये बड़ी समस्या है। टमाटर से लेकर मूंगफली वगैरह तक बहुत सारे द्रव्य हमारे आहार में घुस गए हैं। और उनके गुणधर्मों के बारे में किस प्रकार का निश्चय करें, ये काफी दिक्कत वाला मामला है। तो इसमें ये फिजिक्स वाला मामला शायद काम में आएगा। सस्वादु सकट तिक्तः, तो मधुर कटोर तिक्त, ये जरा अजीब कॉम्बिनेशन है। सकषायो रसायन, तो मधुर भी उसमें थोड़ा है और रसायन है। व्रण्य स्वर्य कटु पाके, विपाक कटु है, तिक्त कटु का शायद तीनों रस है। व्रण के लिए अच्छा है, स्वर के लिए अच्छा है। रूक्षः, ये भी अजीब है, पिच्छिल है और रूक्ष भी है। सूक्ष्म अग्निदीपनः, सूक्ष्म है, ये भी एक अलग चीज है। मैंने कलेक्टर जी से एक सवाल पूछा था कि वातव्याधि में जो द्रव्यों का इस्तेमाल है उसमें ज्यादातर तिक्त रस का ही प्राधान्य है, और वैसे मधुर अम्ल लवण इन रसों का निर्देश होना है वात के शमन के हिसाब से। उनका जवाब दो तरीके का था। एक तो जिस प्रकार से दोष प्रकोप हुआ है उसको विपरीत करना है, और अगर सूक्ष्म स्रोतों में कुछ प्रकोप हुआ है तो वहां तक औषधियों को पहुंचने के लिए सूक्ष्म गुण वाला ही द्रव्य चाहिए। तो उसमें गुड़ुची, गुग्गुल वगैरह ऐसे द्रव्य आते हैं जो तिक्तरस प्रधान है। और तिक्तरस में ही सिर्फ आकाश महाभूत है, बाकी किसी रसों में आकाश महाभूत नहीं है जो सूक्ष्म स्रोतोगामी है। और वहां पे जाकर वो तिक्तरस स्वाद को बढ़ावा देता है, तो बढ़ावा नहीं देना चाहिए। इसलिए प्रभाव से जो दोष शमन का कार्य करने वाला हो, जैसे कि ये गुड़ुची है या गुग्गुल वगैरह है इस प्रकार के, या अभया वगैरह इस प्रकार के, तो उनका इस्तेमाल किया जाए तो वो भली भांति काम करेगा, ऐसा उनका मतलब था। और दूसरा, जहाँ स्रोतरोधजन्य प्रधान संप्राप्ति है वात के प्रकोप के लिए कारण, वहां तो आपको
तिक्त, कटु, उष्ण ऐसे स्रोत विबंधक इस प्रकार के द्रव्यों का इस्तेमाल करना है। जहां केवल धातु क्षयजन्य वात प्रकोप है वहां मधुर अम्ल लवण उसमें भी मधुर प्रधान रहेगा इस प्रकार का। अष्टांग संग्रह में आगे आएंगे कि दोष के प्रकोप के हिसाब से कौन से किस द्रव्य का पहले रस का पहले इस्तेमाल करना है, फिर बाद में दूसरे रस का इस्तेमाल करना है। ये निर्देश आया है। और सान्निपातिक अवस्था में किस दोष को पहले जीतना है और किन दोषों को बाद में जीतना है, ये भी अष्टांग संग्रह में आया है। तो वो आएगा अभी सूत्र स्थान में ही आगे आएगा। तो जहां तक स्रोतरोध का सवाल है तब तक ये तिक्त, कटु, कषाय वगैरह इस प्रकार के जो रस है, सूक्ष्म है, अग्निदीपन है, पाचन है, इन्हीं द्रव्यों का इस्तेमाल होगा। और जहां सूक्ष्म स्रोतों में प्रकोप है वहां तक पहुंचने के लिए भी सूक्ष्म का ही प्रयोग होगा इस प्रकार का। क्लेद में दो नीलश्लेष्म गंड में यहाँ पची कृमीन पिटिका ग्रंथि शोफांश हंति उष्ण स्रंसनो लघु। ये स्रंसन भी है, ये भी एक अलग है। तो ये पिछिल गुणधर्म कहाँ कहाँ पे कैसे काम कर रहा है देखना पड़ेगा। पिछिल भी है, रूक्ष भी है और विशद भी है और स्रंसन भी है। तो पिछिल और स्रंसन और रूक्ष और विशद सिर्फ ये उष्णवीर्य है, ये शीत नहीं है उसके साथ में। और कफ मेद वात कफ गंड मेह अपची और कृमि पिटिका ग्रंथि और शोफ इन सभी में इस्तेमाल में आता है। और योगवाही है तो गूगल के बहुत सारे प्रयोग मिलते हैं। सिर्फ आपत्ति ये है कि अभी गूगल अच्छा मिलना unable to hear अभी अभी सुनाई दे रहा है? Can you hear now? Yes, sir. Might be that the connection is little loose. Okay. So, उष्णवीर्य है, स्रंसन है, लघु है, इस प्रकार का। तो इसके बारे में जैसे मैंने कहा कि आधुनिक एक अभी हुआ है ऐसे कि एलोपैथी ने फिजिक्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया है और वो शायद उससे कैरियर अवे हो गए हैं। जो जो खोज फिजिक्स में दिलवाए, जैसे कि ये माइक्रोस्कोप की खोज और उसके बाद में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में जानकारी वगैरह वगैरह, तो वो शायद उसमें बह गए और होलिस्टिक अप्रोच छूट गया एलोपैथी का। हमारी वही स्थिति नहीं होनी चाहिए। हमें ये निश्चित करना है कि हम क्या चाहते हैं फिजिक्स से। चाहे हम रूक्ष, अतिरूक्ष, अति स्निग्ध वगैरह के बारे में जानना चाहेंगे, चाहे गुरुत्व के बारे में जानना चाहेंगे, या चाहे महाभूतों के निवेश के बारे में जानना चाहेंगे, ऐसा कुछ होगा। तो ये जानने के लिए फिजिक्स का इस्तेमाल करेंगे। मेरा कहने का मतलब है कि हमें पहले ये निश्चित करना है कि हम क्या जानना चाहते हैं और उस जानकारी के लिए आधुनिक कौन कौन से शास्त्र, मॉडर्न साइंसेस जो भी है, वो इस्तेमाल में हम ला सकते हैं उसके बारे में। इंटरप्टेड वॉइस। लेकिन इस सभी के बारे में अलगता से सोचना पड़ेगा, नहीं तो हमारी अभी जो पद्धति हुई है वो एलोपैथी का इंटरप्रिटेशन को हम आयुर्वेद में इंटरप्रेट करते हैं। उन्होंने अस्थिभंग कह दिया है, एक्सरे में कुछ दिख रहा है,
और फिर हम कहेंगे कि शतांशरूपाणाम ते सन्निकर्षात् अतिविप्रकर्षात् वगैरह वगैरह, आवरण के हिसाब से ये ज्ञान नहीं होता। तो एक्सरे से आवरण दूर हो जाता है और ये प्रत्यक्ष का ही एक्सटेंडेड रूप है एक्सरे, या फिर उसी प्रकार सोनोग्राफी, एमआरआई, सीटी स्कैन वगैरह के बारे में हम कह सकेंगे। लेकिन उसका बेसिक इंटरप्रिटेशन मॉडर्न साइंस का है। अगर हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये कामला है, रुद्धपथ है, और ये कफ से अवरोध हुआ है या दूसरे किसी चीज से हुआ है, ये हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। और इसमें कोई टेक्निक सोनोग्राफी का हो, एमआरआई का हो, या और किसी के टेक्निक का हो, या अगर इस्तेमाल में आ सकता है, और तब हम कह सकेंगे कि हाँ ये कफ रुद्धगमन इस प्रकार की है, तो ये रेगुलर रुद्धपथ कामला व्याधि है, और ये इस प्रकार का नहीं है, कोई और चीज है। तो हिपैटोमा वगैरह ऐसा कुछ होगा, हिमेंजियोमा, हिपैटोमा वगैरह वगैरह। तो लेकिन मुझे क्या देखना है ये मुझे निश्चित करना पड़ेगा, और फिर इन लोगों से बात करनी पड़ेगी कि वो उसके बारे में कुछ बता सकेंगे। तो फिर ये बीच में एलोपैथी वाला झंझट नहीं आना चाहिए। जो जो मैं जानना चाहता हूं वही उसमें से हम जान सके, चाहे एलोपैथी उससे बाद में सीखे। त्रिस्कंद कोश के बारे में भी आईटी का कार्य किस प्रकार से होता है, ये एक बार पता लग जाने पर आयुर्वेद के लिए आईटी का इस्तेमाल किस प्रकार से हो सकता है ये समझ गए। और जो प्रोजेक्ट बना वो पूरा आयुर्वेद का ही प्रोजेक्ट बना, उसमें एलोपैथी का कुछ संबंध नहीं था। लेकिन आईटी का पूरा इस्तेमाल था। तो ये बेहतर इस प्रकार का रहेगा। शंखपुष्पी सरा तिक्ता मेध्या कृमि विषापः, कृमि विषापः। तो सरा तिक्त मेध्य कृमि और विष दोनों को दूर करने वाली है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो शंखपुष्पी बेटर ऑप्शन है। अभी मैं कैंसर हो या दूसरे किसी रोग हो जिसमें डिप्रेशन का माहौल ज्यादा है, उनमें सरस्वतारिष्ट इस्तेमाल मिलाता हूँ, या पाठा मिश्रण अनंता, ये बेसिक कॉम्बिनेशन है। और फिर उसमें धीरा गुरुची, अभिरु शतावरी, माउसी, इन द्रव्यों का इस्तेमाल करता हूँ। तो शायद इसमें शंखपुष्पी भी डालना शुरू करें, या शंखपुष्पी सिरप के साथ देवे, या ऐसा कुछ करे। तो विषय के हिसाब से भी अच्छे है, मेध्य तो है ही, उसी के हिसाब से इस्तेमाल में लाते हैं। सरगुण धर्म वाली भी है। तो ये बेहतर चॉइस होगा शंखपुष्प का इस्तेमाल करना। आहेत ना। तो सिरप में इस प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, ये एक चीज है। और वैसे जर्मनी में अभी जो बात चली थी, वहां किसी मरीज ने शंखपुष्पी सिरप ले लिया, उसको लेट टॉक्सिसिटी हो गई। और उन्होंने ये ढूंढ निकाला ड्रेनेज से कि लेट टॉक्सिसिटी कहाँ से आई है इस प्रकार के, और ये प्रूव हुआ कि वो वही उसी दवाई से हुई है। तो उसके बारे में बड़ी चर्चा हो रही थी। मैं जब 2005 में जर्मनी में गया था, हाल में एक कॉन्फ्रेंस थी वहां पे, तो इसमें ये बड़ी चर्चा उस समय में हुई थी। और फिर आयुर्वेद के ड्रग ऐसे ही होते हैं, टॉक्सिक होते हैं वगैरह वगैरह, ये सब मामला चल रहा था। उसकी जब खोज हुई तो पता लग गया कि वो उत्तर प्रदेश में रोड साइड ग्रोन शंखपुष्पी थी। और ये अनलेडेड पेट्रोल का जमाना नहीं था उस समय, बाद में अनलेडेड पेट्रोल आ गया। तो पेट्रोल में लेड रहता था, और वो ऑटो इफ्लुएंस के जरिए रोड साइड ग्रोन जो भी है उसमें क्रॉप में घुस जाता था। और यहाँ पे कोई कंट्रोल नहीं है, क्वालिटी कंट्रोल। तो रॉ मटेरियल से लेकर वो
आहार्य पदार्थों में, औषधियों में, सभी में घुस जाता था। फिर भी भारत में उससे लेट टॉक्सिसिटी नहीं हुई। शायद हम सभी आदी हो गए हैं उसके, तो हमें कुछ नहीं हुआ। लेकिन विदेशों में जहां अनलेडेड पेट्रोल काफी देर से शुरू हुआ है, वहां ये नहीं था। वास्तव में इसकी खोज जो शुरू हुई है वो जापान में शुरू हुई है। जापान में ब्रेस्ट मिल्क में लेड पाया गया। तो इतना गहराई तक वो कैसे पहुंच गया, टॉक्सिसिटी लेवल तक? वो ढूंढते ढूंढते वो ऑटो इन्फ्लुएंस में आए। और ये पता चला कि ये पेट्रोल की वजह से, अनलेडेड लेडेड पेट्रोल की वजह से लेड घुस रहा है। फिर वहां खोज शुरू हुई उसकी, वो निकालने के लिए, और अनलेडेड पेट्रोल फिर मिलने लगा और वो सभी जगह फैल गया। अभी भारत में भी आया है, वो अलग चीज है। लेकिन पता नहीं लगेगा, ये खनिजों का जिस प्रकार का इस्तेमाल बढ़ रहा है, उससे ऐसी कुछ टॉक्सिसिटी होती रहेगी। ये एक रीजन था उसका कि लेड के जरिए टॉक्सिसिटी होगी। और दूसरा, बंबई में दवा बाजार जो है, वो दवा बाजार वाले लोग खनिज और वनस्पतियां दोनों बेचते हैं, और दोनों के गोदाम साथ में ही रहते हैं। तो वहां सीधे डायरेक्ट कॉन्टेमिनेशन होता है वनस्पतियों का और खनिजों का। ये भी अलग चीज है। तो अगर दवाइयां बनानी है तो खास करके उनको बतलाना है कि जो जंगल से लाई हुई यार अलग रखी है, उन्हीं दवाइयों का हमें दे दे, वनस्पतियों में। नहीं तो उसमें भी टॉक्सिसिटी आ जाती है। और वास्तव में इसका आयुर्वेद का कोई संबंध नहीं है। ये लेट टॉक्सिसिटी का मामला हो, ऑटो इन्फ्लुएंस का, या फिर व्यापारियों का इस प्रकार का मामला हो जो दोनों बेचते हैं, खनिज भी बेचते हैं और ये भी बेचते हैं, तो उसमें आयुर्वेद का क्या कसूर है? हमारा कसूर इतना ही है, हम रॉ मटेरियल टेस्ट नहीं करते। अभी ये भी झगड़ा चल रहा है कि फार्मेसी वालों को जीएमपी एक्ट लागू हुआ है अभी, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस का, और उनके जो फिनिश्ड गुड्स है, खासकर जो एक्सपोर्ट होने वाले हैं, उनके बारे में अभी सजगता है गवर्नमेंट की। लेकिन उनको जो रॉ मटेरियल मिलता है उसके बारे में कोई सजगता नहीं है। तो वास्तव में रॉ मटेरियल में ही सजगता होनी चाहिए। क्वालिटी कंट्रोल, जब रॉ मटेरियल कंपनी के पास पहुंचता है तो उनकी जिम्मेदारी है उसको देखना या रिजेक्ट करना। वो शायद बहुत सारा माल रिजेक्ट करते रहेंगे, तो फिर बेचने वाले सोचेंगे कि नहीं, मुझे अलग करके ही देना है, इस प्रकार का। तो इसके बारे में बहस चली थी और चली भी रही होगी अभी भी इस प्रकार का। लेकिन वास्तव में आयुर्वेद से उसका कोई संबंध नहीं है। फिर भी ब्लेम आयुर्वेद के ऊपर आया कि सिरप शंखपुष्पी से टॉक्सिसिटी, लेट टॉक्सिसिटी हो गई, और इसमें आयुर्वेद के औषधियों में इस प्रकार का होता है वगैरह वगैरह। तो ये सभी बातें अरे शंखपुष्पी सिरप से ही हुआ था, तो शायद इसको ध्यान में रखे। चरक में जो एक्चुअली बतलाया है, क्षीरेण यष्टि मधुकस्य चूर्णम कल्क प्रयोज्य खलु शंखपुष्प्याः, यानी में कल्क का इस्तेमाल है वहां पे, ठीक तरीके से याद नहीं है। लेकिन यष्टि मधु का चूर्ण दूध से लेने के लिए कहा है, और समूल पुष्पी इस प्रकार का गुड़ीची का इस्तेमाल करना है। और मेध्या विशेषण शंखपुष्पी, शंखपुष्पी विशेषण मेध्य है इस प्रकार का। अभी तिलक आयुर्वेद महाविद्यालय में शंखपुष्पी के ऊपर बहुत सारा रिसर्च हो रहा है, वो आयुष डिपार्टमेंट में उनको काफी ग्रांट दी है। तो इसके बारे में समूल पुष्प खलु शंखपुष्पी, अच्छा, समूल पुष्पी शंखपुष्पी के बारे में है। तो शंखपुष्पी का इस प्रकार का इस्तेमाल होना है। तो चरक के रसायन अध्याय में इसके बारे में बताया गया है। लेकिन इसका इस्तेमाल भली भांति करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कटुतिक्तोष्णम अगरुस निग्नम वात कफापहम,
अगरु कटु तीक्ष्ण उष्ण स्निग्ध और वात कफाप। अगरु का जो वर्णन मिलता है वो सुगंधी है, अभी जो अगरु मिलता है वो क्या है पता नहीं लगता वास्तव में। वो बहुत ही कठिन लकड़ी होती है। नाही, बऱ्याच ठिकाणी येतं खरं, स्वेदन किंवा अशा अर्थाने म्हणून किंवा लेपासाठी येतं कृष्णागुरु लेप. पित्तास्त्र विषत्रुदाह कलमग्नं गुरु रूक्षणम सर्वं सतिक्त मधुरम चंदनम शिशिरम परम. तो पित्त रक्त विषत्रुदाह कलम इनको नाश करने वाला गुरु रूक्ष तिक्त मधुर चंदन है और परम शिशिर है. ये भी शायद रक्त पित्त विष दाह नाशन करने वाला है, तो बेहतर है कि कैंसर में भी खास करके रेडिएशन और केमोथेरेपी के बाद इस्तेमाल में आ सकता है. लेकिन रूक्ष है ये सिर्फ सोचना पड़ेगा थोड़ा सा, तो स्निग्धता के साथ कुछ देना पड़ेगा. चंदन, लेकिन चंदन अच्छा मिलना ये भी मुश्किल की बात है अभी, और काफी महंगा भी है अच्छा चंदन जो है. घिस कर उसका प्रयोग करना ज्यादा बेहतर है. और पाउडर जो मिलते हैं वो भी सिंथेटिक जैसे होते हैं, उसमें स्प्रे करते हैं चंदन के आर्टिफिशियल, तो उसमें सिर्फ गंध आती है लेकिन वो असली चंदन नहीं होता. तो एक काफी दिक्कत वाली बात है. लेकिन दुर्वा वैसे बहुत अच्छी है, इजीली अवेलेबल है, काफी सस्ती है, तो दुर्वाकल्प बेहतर ऑप्शन है. लघु रक्तम तथो क्षीरम वालकम पाचनम चतत. ज्वरातिसार वमथु रक्तपित्त क्षतापहम मधुकम. ये शायद वालक से जोड़ना पड़ेगा. मधुकम रक्तपित्तग्नम रणशोधन रोपणम. तो ज्वरातिसार वमथु रक्तपित्त क्षतापहम, ये वालक में वालक के बारे में सोचेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा. और वैसे उशीर सिद्ध जल हम ग्रीष्म ऋतु में इस्तेमाल करते ही है उसका. और मेरा एक सुझाव था कमर्शियल इंटरेस्ट में कि पानी की बोतलें अभी कॉमन हो गई है, आसानी से बाहर मिलती है, और वो सिर्फ ठंडा और प्रिजर्व्ड इस प्रकार का है. उसमें अगर हम उशीर का अर्क डालेंगे तो वास्तव में उसमें सुगंध भी आ जाएगा. ये एक चीज नहीं, पर अच्छा सिंथेटिक नहीं अर्क डालना है, हमें ही निकाल कर डालना है, ऐसा कुछ करना पड़ेगा. तो फिर ये अच्छी चीज हो सकती है, वैल्यू एडेड इस प्रकार की हो सकती है, और उसके गुणधर्म मिलेंगे. तृषा शमन इस प्रकार के वालक के इस्तेमाल से ज्यादा अच्छा होगा. रक्तपित्त वमथु वगैरह सभी चीजों के लिए ये अच्छा है. षडंग पाणी यामध्ये आहे, पण ठीक आहे, नुसतं वाळायचं नाही, तरी आपण उन्हाळ्यामध्ये करतोच ना. वो कितना डालेंगे उसके ऊपर वो थोड़ा निर्भर होगा. नहीं, लघु रक्तम तथो क्षीरम वालकम पाचन चतुर्थ. नहीं, उस प्रकार के जो उशीर के बारे में, लघु रक्तम का अन्वय नहीं तो ये चंदन के बारे में होगा. और रक्त चंदन जो है तथा रक्तम लघु, वो भी लघु है. उसी प्रकार रक्त चंदन के भी गुणधर्म है और वो लघु है. ये साधा चंदन जो है वो गुरु है, श्वेत चंदन, और ये लघु है. इसमें ये भेद करना पड़ेगा. ज्वरातिसार वमथ रक्तपित्त क्षतापहम, क्षतापह भी है. मधुकम रक्तपित्तग्नम व्रणशोधन रोपणम. गुरुस्वादु हिमम वृष्यम चक्षुष्यम स्वरवर्णकृत.
मधुक का इस्तेमाल वास्तव में ज्यादा होना चाहिए। 13 गणों में मधुक है चरक के, वो चौथा अध्याय जो है उसमें। और उतने सारे तरीकों से उसका इस्तेमाल नहीं होता इस प्रकार का। और वर्णशोधन रोपण ये भी मधुक के बारे में बताया गया है। एक वणसड़कर जी का कहना था कि व्रण के बारे में स्त्रीणाम तो स्मृति संस्पर्श दर्शने चलिते श्रुते शुक्रे व्यवायजान दोषान असंसर्गी व्यवापनुयात, ये निर्देश आया है। तो व्यवाय से शुक्र चलित हो गया या दूसरे किसी कारण से, तो शुक्र क्षीणता के जो दोष है उसमें मिल जाते हैं। और शायद उसी के हिसाब से यष्टि मधु अश्वगंधा वगैरह इस प्रकार के द्रव्यों का इस्तेमाल वर्ण रोपण या शोधन इस प्रकार में होता है। तो देखना पड़ेगा। रक्तपित्तग्न भी है, वृष्य चक्षुष्य और स्वर वर्णकृत। तो मैंने मोड ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग्स इन आयुर्वेदिक अप्रोच एक मैंने पेपर प्रेजेंट किया था, उसमें यष्टि मधु का ही मैंने उदाहरण लिखा था। और अभी कम्युनिक जो आइस्टैम का न्यूज़लेटर है उसमें भी अभी एक लेख लिखा है, इसी के बारे में लिखा है। तो द्रव्य की कार्मुकता हम कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं इसके बारे में है। तो यष्टि मधु में बहुत सारे गुणधर्म है, शुक्रल भी है, चक्षुष्य भी है। तो व्यानोदान काल में प्रयोग करेंगे तो या निशी स्वप्न काले प्रयोग करेंगे तो चक्षुष्य कार्य अच्छा होगा। और संधानीय है, शुक्रल है, तो अपान काल में प्रयोग करेंगे तो परिकर्तिका में भी काम करता है या फिर वृष्टि वाजीकरण भी काम करता है। ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल करेंगे तो वामक भी होता है। तो एक ही और दूध के साथ देते हैं तो रसायन कार्य करता है इस प्रकार का, मेध्य रसायन इस प्रकार का। तो एक ही यष्टि मधु काल के अनुसार, अनुपान के अनुसार, मात्रा के अनुसार विभिन्न विभिन्न कार्य करता है। इन्हें इसमें सभी का पोटेंशियल है, लेकिन किस कार्य का इस्तेमाल कब हो इसको हम डिसाइड कर सकते हैं, ऐसा है। और वो अनुपान, काल, मात्रा इसके ऊपर निर्भर रहेगा। तो यष्टि मधु का इस्तेमाल ज्यादा होना चाहिए हमारे प्रैक्टिस में। तो कहाँ पे वो इस्तेमाल कर सकते हैं ये जरा सोचेंगे तो शायद बात बनेगी। कटुतिक्ते निशे कुष्ठ मेह पित्त कफाप है। तो निशाद्वय जो है रजनी और दारवी, ये कटु और तिक्त, कुष्ठ, मेह, पित्त और कफ सभी को दूर करने वाले, खास करके प्रमेय में इस्तेमाल में आते हैं। और मेहेश धात्री निशे, इसमें लोग धात्री च निशे च इस प्रकार का भी इस्तेमाल करते हैं। और निशे का मतलब दो निशे, हरिद्रा और दारू दोनों का लेना है, इस प्रकार का भी इस्तेमाल करते हैं। और द्विवचन से दोनों का साथ में ही प्रयोग होना है ये भी सूचित होता है। तो शायद सिर्फ रजनी के बजाय निशे का ही इस्तेमाल करें, दारवी और रजनी इकट्ठा इस्तेमाल करें, ज्यादा अच्छा रहेगा। प्रलेपात जयतः कंडुम शोफम दुष्ट व्रणम विषम। अरे वाह। कंडू, शोफ, दुष्ट व्रण और विष, इनको प्रलेप से जीते ये दोनों। जयतः सिर्फ फिर द्विवचन है, तो ये दोनों निशाओं के बारे में ही ये है। तो कंडू, शोफ, विष, मेघा भागवत, मेघा से। तो इसके बारे में सोचना पड़ेगा। कैंसर के बारे में शायद इसका इस्तेमाल हो सकेगा, व्रण के बारे में।
कुष्ठ में पित्त कफापह है, दुष्ट वर्ण और विष में भी इस्तेमाल में आते हैं। आठवण करा मी जाताना परत. प्रपौंडरीकम चक्षुष्यम शिशिरम व्रणरोपणम कषाय तिक्त मधुरम रक्तपित्त प्रसादनम. प्रपौंडरिक मुझे याद नहीं है अभी. नीलकमल और लाल कमल वगैरह वगैरह भेद देखने पड़ेंगे. चक्षुष्य शिशिर व्रणरोपण खास करके पुटपाक में इस्तेमाल में ला सकेंगे. कषाय तिक्त मधुरम रक्तपित्त प्रसादनम. ये जो कांची वगैरह के बारे में रक्तपित्त खोत क्लेदेश उत्तम वातान शुक्त कांची वगैरह जो है वो रक्तपित्त कफ उत्क्लेद करने वाले इस प्रकार के हैं. और लहसुन भी वैसा है तो उसके हिसाब से देखना पड़ेगा. और नेत्र के लिए एक शीरधूम ऐसा कुछ करना है तो कमल का पत्र अगर रखेंगे तो ज्यादा बेहतर है उसमें. नहीं तो उसके बजाय कदली का रखेंगे. लेकिन जहां जहां पॉसिबल हो वहां एक कमल का कुछ निर्माण कुंज निर्माण करे. मैं करवे नगर में करने वाला हूँ. जिनके पास जगह है थोड़े कमल लगाए अपने घर में तो ताजा कमल पत्र मिलता रहेगा इस प्रकार के. नाही आता ते इथं पत्र वापरलं तरी याच्यात फुलही वापरता येईल म्हणजे. पण अगदीच नाही झालं तर पत्र फूल का इस्तेमाल ज्यादा रहेगा. वो भी अच्छा होता है. शीतवीर्य होता है. अशोक परंस पे बनाता है रेगुलरली कमलकंद गुलकंद. हाँ उसी उसी प्रकार से पाक. बलात्रयम स्वादुवृश्यम स्निग्धम शीतम बलप्रदम. ये कमलकंद गुलकंद जैसा कमलकंद बनता है उसके पेटल्स को लेकर. वो भी हम अपन केला था काढवर्षाचा क्लास. वैसे भी अटरुष पुष्प का वासा के पुष्प का ऐसा ही वासाकंद बन सकता है उसी प्रकार से. तो हमने एक बार वो किया था. ती खरी याची अल्सरेटिव कोलाइटिस पेशेंट होती. वो अल्सरेटिव कोलाइटिस की मरीज थी उसके लिए इस्तेमाल में लाया था. उसको ज्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं मिला था. उसको बहुत बहुत कुछ ट्राई किया था. अमेरिका में थी वो. कषाय तिक्त मधुरम रक्तपित्त प्रसादनम बलात्रयम स्वादुवृश्यम स्निग्धम शीतम बलप्रदम. बलात्रय जो है तीनों बलाएं वो स्वादुवृश्य स्निग्ध शीत और बलप्रद है. वो साक्षात बल देने वाले. हाँ एक 15 मिनिटांनी सांग. हाँ 7:45 काय. तो ये भी आसानी से मिलने वाली है दवा बला. और भली बात उसका इस्तेमाल कर सकेंगे. रसायन में भी ये आई है तो काफी अच्छे मेरे इस्तेमाल में बहुत है बला. तो स्वादु वृक्ष स्निग्ध शीत और बल देने वाली और रसायन इस प्रकार की है. तो बलाकल्प बना के इस्तेमाल में लाना. और वैसे नागबला बल्या क्षत क्षीण हिता गुरु
बल्य क्षत क्षीण हिता और गुरु इस प्रकार की है, वो भी काफी इस्तेमाल में आ सकती है। छोटी छोटे पत्ते वाली नाग बला। मुद्रिका वाली जो है वो बला, वो अति बला है। और नॉर्मल जो है वो बला है। कुठली दोनों नागबला भी मिलती है और सादी बला भी मिलती है, केवल बला। साधी बला, नुसती बला, शुद्र बला किंवा स्मारक स्वरूप जो पत्ते अगर छोटे नहीं है तो वो बला है। छत्रिका जिसमें है वो अति बला है। बेंगलोर में भी FRLST के नजदीक काफी मात्रा में बला और लज्जालू दोनों है, बाजू में ही है। रोड साइड ही है, लेकिन काफी मात्रा में है। बलात्रयं स्वादुवृषं स्निग्धं शीतं बलप्रदं तत्र नागबला बल्या शतक्षीण हिता गुरुः तांबूलम कटुसक्षारम रुच्चम उष्णं कफ प्रणुत। सक्षार है, रुच्च उष्ण और कफ को नाश करने वाला है। वेदि सम्मोहकृत पूगम कषायम स्वादुरोचनम। पूग कषाय रसात्मक, स्वादु रोचन और सम्मोहकृत, और फिर भी भेदी। अजीब है। रक्त प्रदर में बहुत ही स्राव होता हो तो पूग का इस्तेमाल हो सकता है पानी में। सुपारी पाक नहीं तो पानी में भिगो देना पूग को और फिर पानी पीने के लिए देना। ये कषाय रस के वजह से काम करता है, लेकिन फिर भी भेदी है। ये सोचना पड़ेगा। तो शायद ग्रथिलार्तों में ज्यादा स्राव हो रहा हो तो इस्तेमाल में आ सकेगा। वैसे पिबेत ग्रंथार्थ वे पाठा व्योष वृक्षक चंचलम, ये जो है तो व्योष और वृक्षक, व्योष वो ग्रंथि को भेदन करने वाला है, और वृक्षक तिक्त रसायन, तिक्त होने के कारण पाचन करने वाला इस प्रकार का है। और पाठा का रोल क्या है वो देखना पड़ेगा उसमें। लेकिन उसी प्रकार से ये पूग का भी इस्तेमाल कर सकेंगे। तो थोड़ा मदकारी है ना। पूग वास्तव में एडिक्शंस में ही आता है। तो इतनी ज्यादा मात्रा में खाएंगे तो, और केवल खाएंगे तो तो ये थोड़ा मदकारी है, इसलिए वो व्यसनों में, एडिक्शंस में आता है, ऐसा है थोड़ा सा। लेकिन ये भी रिसर्च हुआ है कि केवल पूग खाने से काफी दिक्कतें पैदा हो सकती है, लेकिन तांबुल में अगर जो पूग जाता है तो फिर उससे हानि नहीं होती। ये भी रिसर्च हुआ है। जातिपत्री कट्टुफलम कंकोलक लवंगकम। कषाय का नहीं, कषाय रस के कारण वो जो मुंह नहीं खुलना, ये एक कंडीशन आती है। हाँ, सबम्यूकस फाइब्रोसिस वो कुछ मरीजों में दिखाई देता है केवल सुपारी ज्यादा खाने से। लघु तृष्णापहम हृदयम वक्त्र दौर्गंध्य नाशनम। ते काय जिव्हा नहीं है खरं, कपोल। हाँ, उसमें ये स्निग्ध कंडूष और नस्य इसका इस्तेमाल अच्छा होता है जब इस प्रकार का सबम्यूकस फाइब्रोसिस है। लेकिन गंडूष होना है, तेल को पूरा धारण करें। हाँ, इस प्रकार का। हाँ, लघु तृष्णापहम हृदयम वक्त्र नतिभत्रम कट्टुफलम, नहीं माहिती। नहीं तो कटु रस है उसका, कंकोल कटफल है तो, लेकिन कटफलम होगा तो कायफल होगा।
हाँ उसका काही दिलं नाही याने. ओके. मूत्र दौर्गंध्य नाशन तृष्णापह और हृदय इस प्रकार का है. अतः ते जो तांबुल का वर्णन किया है द्विपत्र में एकम चूर्ण नहीं एकम पूगंच सचूर्ण खदिरंच तत्, ये मिनिमम तांबुल है. तो 2 पत्ते तांबुल के, एक पूग और सचूर्ण खदीर, तो खदीर और चुना ये मिलकर सादा पान जो बनता है वो बेर मिनिमम है. और फिर उसमें ये जाति पत्र वगैरह सब डालेंगे तो आलाय ना. सचूर्ण खदिरंच तत्, चूर्ण म्हणजे तो चुना असणार अशा स्वरूपाचा. सस्वाद तिक्त तृष्णाग्न कर्पूरच्छेदनो हिमः. तृष्णाग्न छेदन और हिम. कर्पूर के बारे में वो शीत और तीक्ष्ण का कॉम्बिनेशन है, ये जरा अजीब कॉम्बिनेशन है. शीतवीर्य है फिर भी तीक्ष्ण है. इसमें तीक्ष्ण का निर्देश नहीं किया है. तो इसके हिसाब से श्वास रोग में पित्त का प्राधान्य हो तो भली भांति इस्तेमाल में आता है. छेदन उस प्रकार का शायद रहेगा. हाँ, लेकिन पित्त का अनुबंध हो तो. लता कस्तूरिका तद्वन मुखशोष हरा परम. कर्पूर, लेकिन अभी कर्पूर जो आता है वो सिंथेटिक ही ज्यादा है. हाँ. कषाय मधुरम शीतम पद्मम पित्त कफास रचित. लता कस्तुरिकाचा मला नाही कळणार. नाही, टीकेने काही नाही केलेलं. लता कस्तुरिका मतलब ध्यान में नहीं आ रहा. हाँ हाँ, शब्द को शब्द बोल. ठीक है. तद्वत कषाय मधुरम शीतम पद्मम पित्त कफास रचित. कफ को भी जीतने वाला है. कषाय मधुर शीत. बकुल तद्वत बकुल पुन्नाग कुमुदोत्पल पाटलम. प्रोपाउंडरिक को अलग कर दिया और वो ऊपर बहुत ऊपर बताया और फिर पद्म नीचे आ गया. तो मधुरम रक्तपित्त प्रसादन, वहां कफ का निर्देश नहीं है, इसमें कफ का निर्देश है. लेकिन बकुल पुन्नाग कुमुद उत्पल पाटल सचंपकम ततोन्यूनं गुणे कोरंड किंशुकम. ओरांटिस का कोरंड किंशुक और पलाश है. तो काय धरायला पाहिजे असं. बकुल पुन्नाग कुमुद उत्पल पाटल हे जरा अवघड आहेत. चंपकाची मिळतील खरं त्या मनाने. बकुल झाड असली तर मिळणार. आपल्याकडे कुठे मिळणार. उंडीण उंडीण म्हणतात. हा हा, सुरंगी. मला जरा गोंधळ वाटतं त्याचा आहे का सुरंगी म्हणजे. पुन्नाग का मतलब क्या है ये थोड़ा सुरंगी है या उंडीन कहते हैं मराठी में, लेकिन देखा नहीं है. अभी सुरंगी का अत्तर मिला था, गणपतिपुळे में गए थे वहां पे. तो इन सभी का इस्तेमाल कर सकते हैं. पित्त कफास ये सब सुगंधी होने के कारण सुगंध सूक्ष्म सुगंध और रोचनो मृदु, ऐसा सुगंध के बारे में बतलाया है.
तो खास करके इरिटेबिलिटी जहां पे है त्रस्तत्व, वहां सुगंधों का इस्तेमाल ज्यादा होना है, तो शायद इसका इस्तेमाल कुछ करें. पाटलच, पाडळ, हा फुल. मालती मल्लिका पुष्पम तिक्तम जयति मारुतम. विषपित्त कफान नागम सिंधुवारम च तद्गुणम. तो मोगरा जो है वो वात को जीतने वाला, विष पित्त कफ तो सभी रोगों को, सभी दोषों को जीतने वाला है और विष को भी जीतने वाला है. सिंधुवारम च तद्गुणम, निर्गुंडी का भी फूल उसी प्रकार का है. नाग म्हणजे नागचंपक असावं कदाचित, माहिती नाहीये. देखना पड़ेगा नाग के बारे में क्या लिखा है. कोरंडम केवशकांच पद्मादून गुणम नागम नागपुष्पम. तो नागपुष्प इस प्रकार का बतलाया गया है. नागसाफा नहीं मालूम. अच्छा ठीक है. नागकुसुम वेगळं, नागकेशर पिवळा. पीतवर्ण का जो है वो सोन चाफा है. कवठी चाफा जो है हाँ हाँ, वो फणस जैसा कुछ वास होता है. नहीं तो सगळे सुवर्ण, सुवर्ण चंपक, सुवर्ण चंपक, श्वेत असतो, रक्त असतो. रक्त असतो. ये बहुत चंपक के बहुत वैरायटी है. ठीक है. यहाँ पे रुकते हैं इसके बारे में. सुरण सुरपुन्नाग उंडी, पुन्नाग सुरंगी. ठीक है. इसके बारे में कुछ सवाल है तो पूछो, नहीं तो त्रिस्कंद कोश में चले जाते हैं. इस समय कम ही रहा है. निर्गुंडीच्या फुलाचा कुठे गेलाय सायक्रोमेटचा. दर्शनम देख रहे थे. दर्शनम दुस्वप्नस्य मनः नाति प्रसुप्ते. दर्शनस्य स्वप्नस्य दुस्वप्नस्य प्रायशः कालतः चिरात् अपि दोषाः चयकाष्ठाम् उपारूढ़ा. ये मैंने बताया था. दर्शनम न अर्शसः महतः एकदेशस्य शस्त्रकर्मणः व्यापति यंत्रम अणुच्छिद्रम अधिकम अर्शसि महति. तो अणुच्छिद्र अगर यंत्र है तो अगर अर्श बड़ा है तो वो दिखाई नहीं देगा.
दर्शनम न आर्तवस्य स्त्रियां गर्भिण्यां कालतः पश्चात गर्भस्य व्यक्तिभावात् कर्मार्तवम न दृश्यते रोधा स्वतो मुखानाम आर्तवहानाम स्त्रियां गर्भिण्यां गर्भिण। तो गर्भ के जरिए आर्तव स्रोतों का रोध होने के कारण रज प्रवर्तन गर्भिणी अवस्था में नहीं होता इस प्रकार का। दर्शनम न छायायाः स्वीयायाः पान विषय सहितम पानम। फिर क्षुधा इस प्रकार का है। पित्तम पक्तिष्म दर्शने क्षुत्र रुचि प्रभा मेधा अकालहा और काला दोनों है। शुद्ध संभवती पक्वेशु रसदोष मलेशु च काले वा यदि वा काले सोन्न काल उदारता। इस प्रकार का एक श्लोक शायद मेरे ख्याल में योग रत्नाकर में या क्षेम कुतूहल में आया है। रसदोष मल इनका पचन हो जाने पर काले अथवा अकाले शुद्ध संभवती क्षुधा निर्माण होती है और वो अन्नकाल है। तो जब सही क्षुधा हो तो वो अन्नकाल है, इस प्रकार का समझ लेना चाहिए। औषधम जीर्णम, औषध जीर्ण होने के बाद फिर से क्षुधा पैदा होती है, इस प्रकार का। और वैसे अष्टांग संग्रह में एक अंतराभक्त काल का वर्णन है। जो पहला भोजन खत्म पचन होने के बाद दवा लेना और दवा का पचन होने के बाद शाम का भोजन लेना, इस प्रकार का बतलाया गया है। तो जीर्णत्व आहारस्य, आहार जीर्ण होने पर भी क्षुधा होती है। क्षुधायाः पित्तम क्षुधायाः पित्तम वृद्धम, तो पित्त वृद्ध भी क्षुधा का इस प्रकार का हेतु है। लंघनम ज्वरेची, तो लंघन ये भी क्षुधा। लंघनेन क्षयेन नीते दोषे संदुक्षिते नले स्वास्थ्यं क्षुद्रुचिपक्ति बलमोजश्च जायते। तो दोष का क्षपण हो जाने पर स्वास्थ्य क्षुद्र रुचि पक्ति इस प्रकार के निर्माण होते हैं, ऐसा बतलाया गया है। दोषं क्षपयित्वा अग्निम दीपयित्वा च लंघने लाघवे सति ज्वरे। क्षुधाया स्नेहनम जीर्णम, स्नेह जीर्ण हो जाता है तो क्षुधा निर्माण होती है। स्वभाव, ये भी एक बताया गया है। स्वभाव बलम, स्वभाव या स्वभाव के बल से भी क्षुधा लगती है। ये शायद हमें जिस प्रकार की आदत पड़ गई हो तो खाना पचन हुआ है नहीं हुआ है, क्षुधा लगती है। इसमें जैसे तृष्णा और पिपासा में अंतर करते हैं। पातुमिच्छा पिपासा तथा तृष्णा स्यान्नवा। पिपासा का मतलब है पीने की इच्छा, तो उसमें तृष्णा होनी ही है ऐसा नहीं है। वैसे भी क्षुधा का मतलब है खाने की इच्छा। उसमें वास्तव में उसकी अवस्था निर्माण हुई है नहीं खाने के लायक, क्षुधा से है ना। भोक्तुम इच्छा बुभुक्षा इस प्रकार का है। शायद क्षुधा और बुभुक्षा में वो थोड़ा सा अंतर करे। क्षुधा प्राकृत और बुभुक्षा विकृति इस प्रकार की भी हो सकती है। नहीं, लेकिन भोक्तुम इच्छा सामने कुछ दिखाई दे रहा है, फरसान चिवड़ा वगैरह, तो खाने की इच्छा हो जाती है, मन का लालच हो जाता है, वो बुभुक्षा है। हाँ, वो बुभुक्षा है। और क्षुधा सही मात्रा में हमें भूख लगी है, पचन पहला हुआ है और फिर भूख लगी है, वो क्षुधा कहलाएंगे। और वैसे हाँ, जठराग्नी से समान। क्षुधेची पुढची अवस्था बुभुक्षा होतेच। भूख लागली है आणि मग आता खाण्याची इच्छा होते, असं भूख लगी है और अभी खाने की इच्छा है, ऐसा रहेगा तो वो बुभुक्षा कहेंगे। पिपासा, हाँ, काही पाहिजे। हाँ, म्हणजे एक की ही थोड़ा अग्रिम अवस्था है। एक तृष्णा और क्षुधा ये बेसिक है, पिपासा और बुभुक्षा है उसके आगे होने वाले हैं, इस प्रकार से।
क्षुधाया अजीर्णे, ये अभी बताया गया। वास्तव में बुभुक्षाया अजीर्णे ऐसा होता तो ज्यादा अच्छा रहता। आवृतत्व न तेजः पदस्य आमेन दोषबद्धेन लीनेन अल्पेन। तो तेजपथ का आवृतत्व आम से अगर होता नहीं है, वो जो दोषबद्ध लीन और अल्प है, तो बुभुक्षा रहती है अजीर्ण में भी। और या मंद बुद्धि निहंती, इस प्रकार का दिया गया है। क्षुधावत्वस्य प्रकृत्यां पित्तजायां क्षुत्पिपासावन्तः डैश्मा उष्णत्वं पित्तस्य। पित्त प्रकृति में क्षुधा, उष्ण होने के कारण पित्त क्षुधा ज्यादा रहती है। क्षुधा पे खत्म हो गया। क्षेत्र ज्ञानम अधिकानम अधिष्ठानम। तो पित्तम पक्ति उष्ण दर्शन ही क्षुत्रुचि प्रभा मेधाधीशौर्य तरुमार्दवे। तो ये प्रभा मेधा वगैरह ये भी देखना पड़ेगा। तो शुक्रवार को उसके बारे में देखेंगे। आयुर्वेद प्रकांडो निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः शीर्षेभ्यः शाश्वतोऽयन्निखिल जन कृपा व्याप्त चित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् वैद्यवर्गो हि नूनम्।